हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल क्वांटम केमिस्ट्री बाय सोनिया गुप्ता। और मैं सोनिया गुप्ता, आपकी केमिस्ट्री टीचर। हमने लास्ट लेक्चर में रेजोनेंस पढ़ा था। रेजोनेंस की काफ़ी कुछ कंडीशंस वगैरह हमने पढ़ ली थी। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसे कंप्लीट करने से पहले सबसे पहले स्क्रीन पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, फटाफट से स्क्रीन पॉज कीजिए और इन्हें सॉल्व करिए। हाँ जी, यहाँ पर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर करना है। तो हमारा रूल क्या था? सबसे फर्स्ट रूल हमने रूल बाय रूल ऑर्डर वाइज चेक करना था। सबसे पहला रूल हमारा क्या होता है बेटा? सबसे पहला रूल होता है कि हमने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा जिसमें है वो चेक करने हैं, या फिर न्यूट्रल स्ट्रक्चर। इस बेसिस पर हमारी जो फर्स्ट है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट में हमने चेक करना है, सेकेंड रूल होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर देखें तो सेकेंड स्ट्रक्चर में भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और थर्ड स्ट्रक्चर में भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसका मतलब ये हो गया सेकेंड रूल हमारा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। तो उसके बाद अब हम जाएंगे अपने थर्ड रूल पर, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की चेक करनी होती है उसके चार्ज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, गुड है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है, गुड नहीं है। तो इस हिसाब से सेकेंड स्ट्रक्चर इज बेटर देन दैट ऑफ थर्ड स्ट्रक्चर। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्लियर है? अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। हमारे पास बेसिक पॉइंट क्या रहता है? स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, यानी जो स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा एनर्जेटिक होगी वो उतनी लीस्ट स्टेबल रहेगी। तो मोर स्टेबल मतलब लेस एनर्जी। तो इट मीन्स अगर मेरे को यही क्वेश्चन एनर्जी ऑर्डर में पूछा जाता तो मैं पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाती और उसके बाद उसको रिवर्स ऑर्डर में कर देना था। तो अगर एनर्जी ऑर्डर है तो ये है, इसका मतलब E1 की एनर्जी इज लेस देन E2 एंड E2 इज लेस देन E3। तो इसका मतलब मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज लीस्ट एनर्जेटिक। तो सबसे कम एनर्जी E1 में है। क्लियर है जी? फर्स्ट स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे लोएस्ट एनर्जी है। ऐसा क्लियर? चलिए, सेकेंड क्वेश्चन में हमने प्लस आई और माइनस आई को लेबल करना है। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन है ताकि इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा रिवाइज रहे आपका। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखिए, दोनों ही सारा ही कार्बन स्ट्रक्चर है, कोई और एटम ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं है। तो हमें विद इन द कार्बन ही डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो विद इन द कार्बन देखिए, ये एटम हमें पता है 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp हाइब्रिडाइज। 2 सिग्मा कैसे है? ये देखिए, एक ये सिग्मा होगा और एक ये सिग्मा होगा, तो यानी sp हाइब्रिडाइज। और यहाँ पर इसमें क्या रहेगा? sp2। अब जरा जल्दी से बताइए कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? यस, sp कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अगर sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन वही लेकर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन यही लेकर जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ट्रिपल बॉन्डेड है वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है और बेंजीन रिंग क्या है? प्लस आई। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे होता कि बेंजीन रिंग का बताइए, यहाँ पर क्या इफेक्ट रहेगा, तो आप क्या लिखते हैं? बेंजीन रिंग का जो है यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट रहेगा। क्लियर है जी? लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये हमारा अगेन sp2 है, लेकिन ऊपर वाला कार्बन जो है sp3 है। नाम याद है इसका? टॉल्वेन। जहाँ जहाँ नाम आए जरूर साथ साथ उसको लिखिए। तो अब यहाँ पर कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑब्वियस है sp2। तो अब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाएंगे, यानी बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जो खींचता है वो माइनस आई, जो देता है वो प्लस आई। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है यहाँ पर माइनस आई है। तो देखिए ज़रा कितना अच्छा कॉन्सेप्ट मिला कि बेंजीन रिंग दोनों का रोल प्ले कर सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप उसके ऊपर प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? चलिए, उसके बाद हम अपने आज के टॉपिक पर चलते हैं। स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस के कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। रेजोनेंस जनरली स्टेबलाइजिंग फिनोमिना रहता है, एक्टिव साइट को स्टेबलाइज करता है, जिसको हमने जब स्टार्ट किया था तो कुछ एग्जाम्पल से भी हमने इसको देखा था। ठीक है? तो इट मीन्स इट इज अ स्टेबलाइजिंग फिनोमिना। उसके बाद नेक्स्ट जो है
डिफरेंस ऑफ, ये रेजोनेंस एनर्जी के बारे में है, क्या होती है रेजोनेंस एनर्जी। तो इसको मैं पुराने अपने लास्ट क्वेश्चन से ही रिलेट करके बताती हूँ। हमने क्या पढ़ा था बेटा कि हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ सेकेंड स्ट्रक्चर एंड दैट इज थर्ड। और हमने क्या कहा था, फर्स्ट स्ट्रक्चर की एनर्जी क्या रहेगी, लोएस्ट रहेगी, देन E2 एंड देन E3। और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उनके कंपैरेटिवली रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। अगर वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी तो ऑब्वियस है उसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी। इज दैट क्लियर? तो इट मीन्स रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअल स्ट्रक्चर है जो मोस्ट स्टेबल है और लीस्ट एनर्जेटिक है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड किस वजह से बना, ड्यू टू रेजोनेंस, मतलब स्टेबल से भी स्टेबल हो गया वो ड्यू टू रेजोनेंस। ये जो स्टेबिलिटी आई है ये हमारा मोस्ट स्टेबल प्लान के लूप होल्स को कवर करने की वजह से आई है। और वो लूप होल कवर कब हुए, जब हमने E2 और E3 के भी पॉइंट्स को थोड़ा सा उसमें अकोमोडेट किया। ठीक है ना, मैं एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ, जो मैंने इसको फर्स्ट लेक्चर से समझाया था, रेजोनेंस पार्ट 1 से समझाया था। ठीक है जी, यानी GOC पार्ट 3। ठीक है, तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है एक बार उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो ऑलरेडी गिवन होगा। ठीक है जी, तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है यानी वो मोस्ट स्टेबल है। अब ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कितना स्टेबल हो गया मोस्ट स्टेबल से, जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। इसको एक तरीके से और देखो, E1 की एनर्जी सबसे कम है, E2 उससे ज़्यादा है और E3 उससे भी ज़्यादा है, लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे कम है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है जी, और इसका जो डिफरेंस होगा यानी ये जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम आगे चलते हैं प्लस आर एंड प्लस माइनस आर के बीच में, प्लस आर माइनस आर या फिर प्लस एम माइनस एम। रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम ही बात रहती है, वैसे अदरवाइज इनमें स्मॉल सा डिफरेंस होता है। चलिए पहले मैं एक बार शॉर्ट में, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके नीट या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन स्टिल चलिए अब हमने बात छेड़ी है तो एक बार उसका डिफरेंस भी मैं आपको समझा देती हूँ। जो रेजोनेंस होता है वो वास्ट है, मेन टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग। अब वो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग किसी भी सिस्टम में हो सकती है, लेकिन अगर वो शिफ्टिंग इन कंजुगेटेड सिस्टम है, इन कंजुगेटेड सिस्टम पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यही टाइप ऑफ शिफ्टिंग पढ़ते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इन कंजुगेटेड सिस्टम इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है जी, तो यानी जो मेसोमेरिक है वो रेजोनेंस तो है ही है, क्योंकि मेसोमेरिक है कंजुगेटेड सिस्टम में शिफ्टिंग हो रही है, लेकिन शिफ्टिंग तो हो ही रही है, तो यानी कि वो रेजोनेंस भी है। तो जो मेसोमेरिक है वो तो रेजोनेंस है ही है, जो रेजोनेंस है वो ज़रूरी नहीं है सारा मेसोमेरिक हो, क्योंकि सिस्टम अगर कंजुगेटेड है तो मेसोमेरिक, अगर सिस्टम कंजुगेटेड नहीं है तो वो मेसोमेरिक नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? तो यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस जो है मेसोमेरिक जो है रेजोनेंस का एक पार्ट है। ठीक है, तो जिस तरीके से आगे करते हैं हम, जिस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट प्लस एंड माइनस रहता था, उसी तरीके से रेजोनेंस भी प्लस एंड माइनस दोनों फॉर्म में चलेगा। तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं, प्लस आर एंड माइनस आर या फिर प्लस एम या माइनस एम। तो बेसिक रूल के हिसाब से हम कहते हैं कि अगर कार्बन स्केलेटन से इलेक्ट्रॉन कार्बन स्केलेटन की तरफ जा रहे हैं तो वो है प्लस आर इफेक्ट। यहाँ पर कार्बन स्केलेटन को हम बेंजीन रिंग ले रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस 99.9% केसेस में हम बेंजीन रिंग के ऊपर ही इफेक्ट पड़ते हैं, तो इसी वजह से हम उसी को एग्जाम्पल लेकर कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की टुवर्ड्स जा रहे हैं तो वो है प्लस आर इफेक्ट, अवे जा रहे हैं तो माइनस आर। तो हमने अब पढ़ना है कि कौन कौन से ग्रुप प्लस आर शो करते हैं और कौन कौन से ग्रुप माइनस आर शो करते हैं। सबसे पहला मैं आपको बता रही हूँ जी, देखो एक तरीका तो ये है चेक करने का,
आपने ग्रुप देखा, पहले तो ये चेक कर लो रेजोनेंस है भी कि नहीं है। तो लोन पेयर, सिंगल, डबल, यस रेजोनेंस तो है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, जो हमने जैसे हम पहले बात करते थे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो की तरफ मूव करेंगे, यानी लोन पेयर टू पाई सिस्टम में लोन पेयर से पाई की तरफ मूवमेंट होगी। इसका मतलब मूवमेंट कहाँ पर हो रही है, मूवमेंट हो रही है टुवर्ड्स रिंग। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, यस इट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लस आर इफेक्ट। सेम अगर मैं यहाँ पर आपको ये दिखाऊं कि जी हमने CHO लिया है, वो खोल कर नहीं दिखाएंगे, हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो हम इसको खोल करके पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, रेजोनेंस है कि नहीं है, डबल सिंगल डबल, यस रेजोनेंस तो है। अब इलेक्ट्रॉन पाई टू पाई है, लेकिन पाई टू पाई में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टुवर्ड्स पाई बॉन्ड, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस हिसाब से यहाँ पर अवे फ्रॉम है, तो ये क्या हो गया, -m इफेक्ट। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। जब भी बेंजीन रिंग पर कोई भी एटम जो डायरेक्ट अटैच होता है उसको कहते हैं एक्टिव एटम। क्या कहते हैं, एक्टिव एटम। ठीक है, क्या है ये, एक्टिव एटम। और ये एक्टिव एटम अगर फर्दर किसी के साथ डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से यानी मल्टीपल बॉन्ड से अटैच है तो वहां पर डेफिनेटली -r और -m इफेक्ट ही होगा। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा, देखो जी C इज एक्टिव एटम, कैसे अटैच है वो, डबल बॉन्ड से, तो इट मीन्स क्या हो गया ये आपका -r इफेक्ट। इसी तरीके से सेम अगर मैं यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगाती हूँ, देखो जी एक्टिव एटम कौन है, नाइट्रोजन, मल्टीपल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, माइनस इफेक्ट। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे COH लिखती हूँ, COH के अंदर क्या है जी, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, ठीक है जी, तो यहाँ पर भी क्या है, मल्टीपल बॉन्ड, और अगर ये मल्टीपल बॉन्ड है तो अगेन -m इफेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से आगे चले, अगर हम यहाँ पर ये नाम भी लिख रही हूँ बेटा मैं इसका, बेंजोइक एसिड, क्या है, बेंजोइक एसिड, क्लियर। और यहाँ पर हम बना रहे हैं एस्टर ग्रुप, एस्टर ग्रुप, एस्टर ग्रुप में अल्काइल में मैंने कौन सा पार्ट लिया, मिथाइल, तो ये क्या हो गया, मिथाइल बेंजोएट। ये वाला जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड बेंजोएट, तो ये नाम क्या हो गया, मिथाइल बेंजोएट। क्या हुआ, मिथाइल बेंजोएट। ठीक है जी, मिथाइल बेंजोएट। तो इसने भी कार्बन में क्या बनाया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये भी आ गया आपका। सेम हम लगाते हैं एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, एक हमने बेंजोफिनोन पढ़ा था, यहाँ पे बेंजीन रिंग आ गई थी, तो यहाँ पर दिस इज एसिटोफिनोन। क्या है, एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन में भी एक्टिव एटम कार्बन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये भी माइनस के अंडर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं साइनोबेंजीन, 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 ट्रिपल बॉन्ड है ना यहाँ पर, sp हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए मैंने लीनियर रखा है। तो ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डेड है, तो ये भी आपका क्या आएगा, -m या -r, वन एंड द सेम थिंग। क्लियर है जी? ठीक है, अब उसके बाद इसके अलावा हम कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक हो गया आपका, नाइट्रो हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको देती हूं ये ग्रुप CCl3, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इसकी वजह से, इस वजह से क्या होना चाहिए, +r। लेकिन +r देखने से पहले एक बार जरा ये तो चेक कर लीजिए कि यहाँ पर आपका रेजोनेंस का हिस्सा है भी कि नहीं, ये रेजोनेंस का हिस्सा है भी कि नहीं, पहले ये चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे तो रेजोनेंस है ही नहीं, डबल सिंगल सिंगल, तो यानी कि नो रेजोनेंस। तो जब रेजोनेंस ही नहीं है
तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस आर या माइनस एम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सेम ऐसे ही एक और है जी, ये लीजिए CH3। तो अब यहाँ पर भी मुझे बताइए, क्या यहाँ पर रेजोनेंस है? कोई रेजोनेंस नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पर भी आपका क्या रहेगा? नो रेजोनेंस। तो ये दोनों एग्जाम्पल स्पेशली नोट कर लीजिए कि यहाँ पे आपको प्लस आर या माइनस आर चेक ही नहीं करना है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ प्लस आर और माइनस आर। तो यहाँ पर बेटा ये आपके रेजोनेंस की आपने सब एक बार नोट कर लीजिए, तब मैं प्लस आर की तरफ चलती हूँ। क्लियर है? चलिए आगे हम करते हैं प्लस आर या माइनस आर में कौन कौन से ग्रुप आएंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर लगाया, इसका नाम याद है? याद है? दैट इज फिनोल। और यहाँ पर आ गया NH2। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? रेजोनेंस है कि नहीं? रेजोनेंस तो है, और साथ में कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। नाम क्या था? एनिलीन। क्या नाम है? एनिलीन। तो ये क्या होगा? प्लस की तरफ आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर OCH3 ग्रुप लगा रही हूँ, इसका नाम भी पता होना चाहिए, दैट इज एनिसोल। ठीक है, एनिसोल के बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन में X है तो 3 लोन पेयर लगाएंगे, हेलोजन है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जनरल नेम इसका क्या हो जाएगा? हेलोबेंजीन। ठीक है, हेलोबेंजीन। और ये हेलोबेंजीन में भी आपकी कंजुगेशन है, कोई बॉन्ड नहीं है, पर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो ये भी आपका प्लस आर या माइनस एम में ही जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, यहां पर हम NHCH3 NHCH3 में क्या है? यहाँ पर भी आपके पास लोन पेयर है, तो ये भी आपका प्लस आर आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया यहाँ पर NCH3 तो दैट इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्लस आर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, इसको ध्यान से देखिएगा आप, NHCOCH3। ठीक है जी, इसको देखिए, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन वो मल्टीपल बॉन्ड आपका एक्टिव एटम के साथ नहीं है। एक्टिव एटम नाइट्रोजन है और मल्टीपल बॉन्ड कौन कैरी कर रहा है? कार्बन। तो इट मीन्स यहाँ पर प्लस आर ही रहेगा। और अगर इसको हम, इसका नाम याद करना जरूरी है जी, एसिटेनोलाइट, नाइलाइट। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है, एक और नाम याद कर लेते हैं, वैसे हम ये कैटेगरी पहले ही पढ़ चुके हैं, OC2H5 दैट इज फेनीटोल। तो ये हमारे एटम, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स जो प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। जल्दी से पूरी स्क्रीन नोट कीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने अभी कहा कि कुछ ग्रुप प्लस आर शो करते हैं और कुछ ग्रुप माइनस आर शो करते हैं, तो उनकी अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से आपको बॉन्ड शिफ्टिंग आएगी अच्छे से समझ। तो आपको ये सारी स्ट्रक्चर कम से कम 2-2 बार बनाकर ज़रूर देखनी है, अगर आप पूरी ऑर्गेनिक में कमांड चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले एग्जाम्पल लिया है फिनोल का। अब जरा इस फिनोल स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें लोन पेयर शुड मूव टुवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन। चलिए फिर मूव कराते हैं हम जल्दी से। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया, अब कार्बन, इस कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, तो फिर हम यहाँ पर इसको इधर मूव कराएंगे। क्लियर है जी? चलिए आगे कर रहे हैं हम इसको, किस तरीके से होगा ये लीजिए। पहले मैं वो स्केलेटन ड्रॉ करूंगी जहां पर हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, और पोजीशन तो चेंज होती ही नहीं है। जहां से इलेक्ट्रॉन गए वहां पॉजिटिव चार्ज, जहां सिंगल है वहां डबल हो जाएगा, जहां डबल है वहां सिंगल हो जाएगा। ठीक है जी, और जहां कोई इलेक्ट्रॉन गए वहां नेगेटिव चार्ज। जरा मुझे बताइए नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पर आया है?
यस, ये नेगेटिव चार्ज आया है ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक है, अब ये ऑर्थो से आगे जब मूव करेगा, इसके मूवमेंट कराते हैं, अंदर मूव करेगा। ठीक है, हमने पहले ही कहा था जंप नहीं कराना है, सिर्फ थोड़ा सा एडजस्टेंट पोजीशन पे शिफ्ट कराना है। ये यहां पर चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। पहले हम अगेन वही ड्रॉ करेंगे जिधर हमने कोई चेंज नहीं किया है, पहले वो पोर्शन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने ये मोमेंट वाला, ये सिंगल बॉन्ड पाई में बन गया और पाई बॉन्ड सिंगल में बन गया। ठीक है जी, तो ये आ गया नेगेटिव चार्ज। देखिए जरा नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है। यस, इट इज कमिंग टू पैरा पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटा को स्किप कर दिया इसने। या तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पर आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज पैरा पर आएगा, यानी कि मेटा पोजीशन से आपका रेजोनेंस ऑपरेट ही नहीं करता है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन से और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, वहीं पर ये, वहीं से और वहीं पर ये ऑपरेट करेगा। क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे तो ध्यान रखना है कि एक बार पैरेलल जरूर आने चाहिए पाई बॉन्ड, अगर आप करेक्ट बना रहे हैं तो फिर से यहां से सेम मूवमेंट किया आपने, अगेन हमने फिर से नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ की। नीचे जी ये हमारी स्ट्रक्चर, यहाँ पर पहले मैंने वही पोर्शन ड्रॉ करूंगी जो कि रेजोनेंस में अब मूवमेंट में नहीं शो किया। आफ्टर दैट जहां को गए नेगेटिव, जहां से गए पॉजिटिव। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत किया, इधर नहीं था, यहाँ पर पाई बॉन्ड आएगा और ये आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, गए तो ऑक्सीजन से ही थे इसलिए पॉजिटिव ऑक्सीजन पर है। अब हम सिर्फ नेगेटिव चार्ज को ही रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फर्दर रोटेशन, देखिए जहां से चले थे वहीं तक पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रॉन और ये फिर से न्यूट्रल पहुंच जाएगा, फिर से फिनोल फॉर्म आ जाएगी। देखो बस पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज हो चुकी है, पहले जिस पोजीशन से उससे अपोजिट पोजीशन पर आई है। टोटल स्ट्रक्चर 1 2 3। एक प्रैक्टिस करते हैं फिर से हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की। अगर मुझे इस क्वेश्चन में आ जाए कि आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड करनी है, तो अगेन अकॉर्डिंग टू द स्टेप वाइज रूल बाय रूल। फर्स्ट रूल न्यूट्रल स्ट्रक्चर, फर्स्ट एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर जो है वो न्यूट्रल है, तो इसका मतलब वो इक्वल एनर्जी के हैं। सेम है ना, बिल्कुल इक्वलेंट स्ट्रक्चर है बेटा ये। ठीक है, इक्वलेंट मतलब सेम स्ट्रक्चर, सिर्फ बॉन्ड की पोजीशन हिली है, अदरवाइज वो सब कुछ सेम है उसमें। ठीक है, उसके बाद आपके बाद नेक्स्ट आता है, अब आपको चेक करना होता है कि पॉजिटिव चार्ज को चेक करना है, डेफिशिएंट तो नहीं है। तो पॉजिटिव यहाँ पर ऑक्सीजन पर है, डबल 2 3 4 5 6, यानी एक बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड ये हो गए पाई बॉन्ड, ये टोटल 3 बॉन्ड सॉरी और एक पाई लोन पेयर, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यानी नो डेफिशिएंसी। सेम यहाँ पर भी नो डेफिशिएंसी। अगर कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है या सेम डेफिशिएंसी है, उन दोनों ही केस में सेकंड रूल आपका डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसके बाद थर्ड रूल करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है आपको। यहाँ पे सभी में सेम एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, सेम एटम पर नेगेटिव, यानी थर्ड रूल भी डिसाइड नहीं करेगा। फोर्थ रूल, लाइक चार्जेस पास नहीं होने चाहिए, नहीं है, अनलाइक चार्जेस दूर नहीं होने चाहिए। तो देखिए जरा यहाँ पर अनलाइक चार्जेस सेम पोजीशन पर है सेकंड एंड फोर्थ में, लेकिन थर्ड में दूर है, तो इसका मतलब सेकंड स्ट्रक्चर एंड फोर्थ स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है और थर्ड स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे हमने फर्दर ऑर्डर बनाना भी दोबारा से प्रैक्टिस कर ली है। अब एक और प्रैक्टिस करा रही हूँ एनिलीन का एग्जाम्पल लेकर के, सेम उसी तरीके से। अब मैं फटाफट से करूंगी, आप चेक करिए अपना बनाया हुआ। ये लीजिए जी, सेम जाएगा यहाँ पर, ये लो फिर से हमने बनाया, यहाँ पर N के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक है जी, ऑर्थो पोजीशन के बाद यहाँ पे फिर से ये मूव किया दिस। ठीक है, अब ये कहाँ पर आएगा, अगेन पैरा पर, देन पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया जी, और ये आपका NH2 पॉजिटिव।
फिर से मूवमेंट करा दीजिए, फिर से आप मूवमेंट कराएंगे तो अब ये कहाँ घूम कर चला गया, फिर से ऑर्थो पोजीशन पर चला गया, तो ये फिर से ऑर्थो पर आ गया। ठीक है, यानी जो भी नेगेटिव चार्जेस आएगा या तो ऑर्थो पर आएगा या फिर पैरा पर आएगा। ठीक है, फिर से मूवमेंट कराई तो सेम स्ट्रक्चर बन जाएगी आपकी, जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेगी, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन एक्सचेंज हो चुकी होगी। दिस वन लीजिए जी, अगेन स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करेंगे तो सेम चलेगा जो हमने फर्स्ट में बनाया था। अब उसके बाद एक हम -m के लिए भी सीखते हैं कैसे मूवमेंट होगी। हमारी मूवमेंट क्या होगी पाई टू पाई में, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो चलिए टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में लीजिए, यहाँ पर पहले मैंने आपका ये लीजिए, ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया डबल और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्रिएट हो गया। लेकिन देखो, जब नेगेटिव चार्ज आया था तब भी ऑर्थो पर आया था, अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तब भी ऑर्थो पर, यानी ऑर्थो पैरा पर ही चार्जेस होंगे, चाहे नेगेटिव आए, इलेक्ट्रॉन रिच हो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। ठीक है, तो इसका मतलब मेटा पोजीशन से रेजोनेंस कभी भी ऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर से मूव किया। जब भी नेगेटिव चार्ज के केस में होता है ना, तो डबल एरो वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे। जब कैटायन के लिए मूवमेंट होती है तो एक ही एरो आएगा, लेकिन एरोस देखो बॉन्ड्स की पोजीशन उसी तरीके से सेम चलेगी जैसे आई थी, कि वही पैरेलल आ गए ना, देखो। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज फिर से हमने मूवमेंट कराया तो ये यहाँ पर मूवमेंट हो गया, तो यहाँ पर भी आपका क्या रहेगा, this one, CHO नेगेटिव। ठीक है जी, अब यहाँ पे मूवमेंट फिर से कराते हैं, ये फिर से वही जहां से जैसे पहले ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल वाला मॉलिक्यूल वापस आ जाएगा। तो ये लीजिए, ये आ गया आपका मॉलिक्यूल बैक आ गया, फिर से CHO डबल बॉन्ड पोजीशंस हैज बीन चेंज। दिस इज द एग्जांपल फॉर -m। तो मैंने यहाँ पे एक -m का एग्जांपल दिया है, बाकी आपने और सारे मॉलिक्यूल्स की सबकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक एक बार ड्रॉ करनी है, आलस नहीं करना है। ऑर्गेनिक आलस करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आलस छोड़ दो, ऑर्गेनिक आपकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक और चीज देखी, इसी स्लाइड पे एक और चीज ऑब्जर्व कर ली हमने कि भाई नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, हमेशा ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आएगा। और दूसरी बात, जितने भी प्लस सार इफेक्ट हैं, तो यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है जिसको हम यहीं पर डिस्कस करते हैं। वो बात क्या है कि जितने भी प्लस आर और माइनस और प्लस m, सॉरी, ये जो ग्रुप हैं ये क्या करेंगे, रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स रिंग जा रही है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर ज्यादा हो जाएगी, यानी कि इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। तो बच्चे, अगर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो यानी इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। सो रिंग गेट एक्टिवेटेड, सो रिंग गेट एक्टिवेटेड towards the attack of इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि जितने भी प्लस आर और प्लस एम हैं वो सारे के सारे हमारी रिंग को एक्टिवेट कर देंगे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये जरूर ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोफाइल को के लिए वो एक्टिवेट कर रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल के लिए वो डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है जी। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर वो एक्टिवेट कर रहे हैं
तो जो न्यू कमिंग ग्रुप है उसके लिए पोजीशन कौन सी क्रिएट कर रहे हैं, कौन सी पोजीशन पर आएगा जहां नेगेटिव चार्ज है, यानी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो यहां पे एंड न्यू कमिंग ग्रुप विल अटैक ऑन ऑर्थो और पैरा पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमने ये कहा कि ऑल प्लस एम प्लस आर एक्टिवेटिंग ग्रुप as well as ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, यानी नए ग्रुप को कहां पे पोजीशन करेंगे, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। ठीक है बच्चे, लेकिन इसके ही अपोजिट अगर माइनस एम और माइनस आर आ जाए फिर वो क्या होगा, आगे लिखिए वाइल माइनस एम माइनस आर क्या करेंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रोफाइल डरेगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। उनको हम क्या कहेंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिफाई कर दिया और ऑन बेंजीन रिंग। तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए ये डीएक्टिवेटिंग, किसके अटैक के लिए, फॉर इलेक्ट्रोफाइल अटैक। तो अगर न्यूक्लियोफाइल के लिए आ जाए तो उसके लिए तो और एनहांस हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल फिर भी ढीठ जी, फिर भी आ गया अटैक करने के लिए, तो ऑब्वियस है अब वो पोजीशन जो सेलेक्ट करेगा वो पॉजिटिव साइड नहीं करेगा, तो अब उसको नेगेटिव साइड तो मिलने नहीं वाली, तो कम से कम न्यूट्रल साइड तो सेलेक्ट करेगा ना, और न्यूट्रल वाली साइड है हमारी मेटा पोजीशन एंड मेटा डायरेक्टिंग। तो सीधा सीधा हमें क्या याद करना है, सिंपल सी बात कि हमारा प्लस आर इफेक्ट जो है एक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और माइनस आर वाले डीएक्टिवेटिंग है एंड मेटा डायरेक्टिंग है। मैंने शायद उल्टा बोल दिया, प्लस आर वाले एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और माइनस आर वाले डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है जी, क्लियर है ये पॉइंट। अब केमिस्ट्री है, स्पाइस तो चाहिए, चलिए थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं, पहले आप नॉर्मल चीजें जो हैं वो याद कर लीजिए, तब हम आगे चल के बाद में हम पढ़ेंगे इसके स्पाइसेस। और उससे पहले एक बार मैं स्क्रीन छोटी करके आपको दिखा रही हूँ, चाहिए तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बेस्ट तो यही रहता है कि साथ साथ नोट्स बनाइए। स्क्रीन शॉट्स तो इधर उधर आपने एक दो दिन नहीं देखा तो ये गायब भी हो जाएंगे, है ना। अब इसके बाद हमने ये पढ़ना है कि हमने एक्चुअली पढ़ा कि हमारे कौन कौन से ग्रुप प्लस आर शो करते हैं, कौन से माइनस आर, और इससे पहले हमने पढ़े थे कौन से माइनस थे और कौन से प्लस साइड थे और कौन से माइनस साइड थे। अब हम एक नेट इफेक्ट कि भाई जब हमारे बेंजीन रिंग पर ग्रुप आ जाए तो हमने इंडक्टिव लेना है या रेजोनेंस लेना है, तो यानी नेट इफेक्ट कौन सा लगाना है वो देखना जरूरी है। तो चलिए अब हम नेट इफेक्ट के लिए पढ़ते हैं। तो ये मैंने ग्रुप्स ऑलरेडी सारे लिखे हुए हैं आपके, और ये देखिए ऑर्डर में लिखे हैं मैंने, जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर याद किया था, याद है, 3 का सेट साइनाइड NO2 SO3, फिर उसके बाद 3 का सेट यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद एक 4 का सेट हेलोजन, उसको एक ही साथ लिख दिया। फिर नेक्स्ट सेट क्या है, OR OH एंड NH2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इफेक्ट्स हैं जिसको हमने पढ़ना है। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं इस टेबल को। एक मिनट, ये लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम इधर की तरफ को ही काम करते हैं। हाँ जी, इसमें सबसे पहले अब आप लोग मुझे बताएंगे आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, साइनाइड का क्या होता है, माइनस आई। वैसे मैंने अभी अभी बोला है कि हमने ऑर्डर ही सारा माइनस आई वाला उठाया है ना, तो सारा का सारा माइनस आई।
सब के सब माइनस आई वाले हैं। हो गया माइनस आई, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगर ये रेजोनेंस एम इफेक्ट, अब एम इफेक्ट इन सब का क्या है? साइनाइड का एम इफेक्ट क्या था बेटा? माइनस एम, नाइट्रो माइनस एम, याद हो गए? सल्फोनिक माइनस एम, सल्फोनिक में भी यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन के बॉन्ड साथ जो है डबल बॉन्ड्स होंगे। तो यहाँ पर भी ये मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। ये लीजिए, सल्फोनिक एसिड हमने ऑर्डर में उसमें नहीं लिखी थी, तो अब नोट कर लेना उसको। ये लीजिए जी, ये है सल्फोनिक एसिड, ठीक है जी। चलो, उसके बाद कार्बोक्सिलिक भी माइनस एम, CHO भी माइनस एम, CO भी मल्टीपल बॉन्ड माइनस एम, लेकिन यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? प्लस एम। ये प्लस एम या प्लस आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, और माइनस एम माइनस आर वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ पर सॉरी, ये भी OH भी प्लस एम, ठीक है। उसके बाद NH2 भी प्लस एम, ठीक है। अब नेक्स्ट नेट इफेक्ट। अगर तो ये ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर है तब क्या नेट इफेक्ट होगा? आपको पता है ऑर्थो पैरा से रेजोनेंस ऑपरेट करेगा, और जहां पर रेजोनेंस ऑपरेट करता है वहां किसी की नहीं चलती है, वहां रेजोनेंस की ही चलती है, क्योंकि रेजोनेंस पावरफुल है, और जो पावरफुल होगा बात तो उसी की मानी जाएगी, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ऑब्वियस है ना। तो यहाँ पर इसी की बात सुनी जाएगी। तो इट मीन्स रेजोनेंस इज यानी यहाँ पर भी नेट इफेक्ट माइनस एम, लेकिन पोजीशन ऑर्थोपैरा होनी चाहिए, क्योंकि मेटा पोजीशन से तो मेसोमेरिक को आपने कंसीडर ही नहीं करना है, ठीक है। तो जहां माइनस वहां माइनस, लेकिन एक स्पाइस है यहाँ पर, और वो स्पाइस है हेलोजन को। हेलोजन में रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट में आपको याद ही रखना है कि माइनस आई इज आ डोमिनेटिंग इफेक्ट, माइनस आई इज आ डोमिनेटिंग इफेक्ट, ठीक है जी। बट अदरवाइज हमारे डोमिनेटिंग रेजोनेंस ही है, उससे पहले भी रेजोनेंस थे, आगे भी रेजोनेंस ही चलेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक और मुझे ग्रुप लग रहा है कि मुझे लिख देना चाहिए, O नेगेटिव प्लस आई था, नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ मूव करेंगे, प्लस एम, और नेट इफेक्ट प्लस एम ही रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर वो मेटा पोजीशन पर है, तो मेटा पोजीशन पर है तो रेजोनेंस तो ऑपरेट नहीं करेगा, और अगर रेजोनेंस ऑपरेट नहीं करेगा तो हम इंडक्टिव की बात सुनेंगे, और इंडक्टिव में अभी जो लास्ट बनाया उसको छोड़ करके बाकी सब माइनस आई माइनस आई माइनस आई ही शो करेंगे। एक मिनट में लास्ट वाले पे तो नहीं पहुंच गई? नहीं, ये रहा आपका, यस, माइनस आई, और ये है प्लस आई, करेक्ट, ठीक है जी, ठीक हो गया ये यहाँ पर। लेकिन एक्सेप्शन केस क्या पढ़ा हमने? हेलोजन। तो इस एक्सेप्शन केस को फिर से हाईलाइट करके लिख लेते हैं, हेलोजन। इसमें क्या है? माइनस आई प्लस आर, बट डोमिनेटिंग इफेक्ट इज माइनस आई। और अगर डोमिनेटिंग माइनस आई है तो माइनस आई है, तो यानी कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है रिंग से, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके वो अपनी तरफ लेके जा रहा है। तो बेंजीन रिंग पर क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो रही है, तो यानी कि रिंग गेट डीएक्टिवेटेड, रिंग गेट्स डीएक्टिवेटेड। यही एक्सेप्शन था जो अभी मैंने होल्ड पे रखा था, हाँ जी, निकाल दिया होल्ड से। तो रिंग गेट डीएक्टिवेटेड टुवर्ड्स द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए रिंग डीएक्टिवेट हो गई, जबकि सारे प्लस आर वाले रिंग को एक्टिवेट कर रहे थे, बट नहीं, इसमें प्लस आर डोमिनेटिंग है ही नहीं। क्या है डोमिनेटिंग? माइनस आई डोमिनेटिंग है। तो रिंग डीएक्टिवेट हो गई। अब रिंग डीएक्टिवेट हो गई तो इसका मतलब मेटा डायरेक्टिंग नहीं हो गया यहाँ पे। अगर ऐसा होता है तो एक्सेप्शन ना होता। ये एक्सेप्शन केस है क्योंकि
डीएक्टिवेट होने के साथ साथ, यानी डीएक्टिवेशन का रीजन तो माइनस आई है, लेकिन शो तो प्लस आर भी कर रहा है, तो यानी कि एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, सारे के सारे प्लस आर वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के साथ साथ वो एक्टिवेटिंग थे, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग के साथ साथ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्लियर है जी? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये चीज अगर आपको याद हो गई तो उसके बाद रेजोनेंस अप्लाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड रहते हैं। डन हो गया? आगे चलें। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हम जो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो चलिए इसको एक बार टैली कर लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या रिएक्टिविटी है? जब ई पॉजिटिव आते हैं तो प्लस एम प्लस आर वाले एक्टिवेटिंग होते हैं, माइनस आर वाले डीएक्टिवेटिंग होते हैं, लेकिन हेलोजन जो है वो डीएक्टिवेटिंग के अंडर आएगा। और इफेक्ट क्या होगा, पोजीशंस क्या रहेंगी? जो प्लस आर है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, माइनस एम वाले मेटा डायरेक्टिंग, लेकिन हेलोजन वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हैं। क्लियर है? तो ये नेट इफेक्ट्स, जैसे पिछली लास्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसी तरीके से ये वाली भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेजोनेंस जो है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कर सकता है, बिल्कुल अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि हम पोजीशंस जब चेंज करते हैं मल्टीपल को सिंगल बना देते हैं, सिंगल को मल्टीपल बना देते हैं, यानी रेजोनेंस की वजह से जो बॉन्ड ऑर्डर कम था वो बढ़ जाता है, जो ज़्यादा था वो कम हो जाता है, यानी कि वो उनको अल्टर कर देता है। तो यहाँ पर ये आपको मतलब जो टफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इससे रिलेटेड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं, तो इसको ध्यान से समझना है। मैं आपको एक ट्रिक दूंगी जिससे आपके जितने चाहे टफ क्वेश्चन हो वो इजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, रेजोनेंस कैन इफेक्ट बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, यानी बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली रिलेटेड रहेंगे। और हमने यहाँ पर ये क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले हम बॉन्ड ऑर्डर बनाएंगे, और अगर बॉन्ड लेंथ पूछा है तो बस उसको रिवर्स कर देंगे, चाहे बॉन्ड लेंथ पूछा हो, लेकिन ऑर्डर पहले किसका बनेगा? बॉन्ड ऑर्डर का ही बनेगा। ठीक है जी। अब इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जा रही थी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपकी इक्विवेलेंट बन रही हैं या नॉन इक्विवेलेंट बन रही हैं। तो अगर वो नॉन इक्विवेलेंट है तो अभी हम उसको होल्ड पे रखते हैं, पहले हम बात करते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स की। इन केस ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, अगर हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट है तब हम कैसे इसको डिस्कस करते हैं। फॉर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स के लिए हमने एग्जाम्पल करते हैं सबसे पहले, जैसे कि बेंजीन रिंग। ये हमने बहुत पहले एग्जाम्पल पढ़ा था, है ना। बेंजीन रिंग में सिर्फ पोजीशन चेंज हो जाती है, 1 and 2 बोथ स्ट्रक्चर्स क्या है? इक्वल हैं। तो अगर दोनों प्लान्स, अब मैं आपको फिर से एग्जाम्पल बेस पर लेके जा रही हूँ कि अगर हमारे दोनों प्लान सेम हैं, दोनों प्लान इक्वली गुड हैं, तो दोनों की बात सुनी जाएगी, हम दोनों को हाफ हाफ एकोमोडेट कर लेंगे। अगर हम इन दोनों को हाफ हाफ एकोमोडेट करेंगे तो इसका मतलब जो न्यू स्ट्रक्चर रहेगी उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन दे दिया कि ये x है, ये y है, आपने x और y को कंपेयर करना है। तो अब हमने क्या करना होता है, चलिए पहले मैं x की बात करती हूँ। फर्स्ट स्ट्रक्चर कहता है जी बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ठीक है, और सेकेंड स्ट्रक्चर कहता है बॉन्ड ऑर्डर 1 है। दोनों की बराबर बात सुननी है तो दोनों को मीन निकालेंगे। तो अगर हमने मीन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.5, यानी कि x तो हो गया जी 1.5 के बराबर। अब y निकालो, y कहता है, पहली स्ट्रक्चर कहती है 1 और दूसरी स्ट्रक्चर कहती है 2, तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो यानी कि x एंड y बोथ आर इक्वल। डन। अब
एक एग्जाम्पल और मैं लेती हूँ जो बहुत बार पूछा जाता है कि कार्बोनेट, ठीक है, ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड नहीं है लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ पे देखिए जी, कार्बोनेट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करिए। अभी तक तो आपको प्रैक्टिस होगी अगर प्रैक्टिस की है तो चलिए करिए, बनाइए। नेगेटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड्स पाई, तो नेगेटिव मूव किया, ये वाले नेगेटिव को मूव करा रही हूँ पाई की तरफ, तो ये नेगेटिव पाई की तरफ मूव किया तो यहाँ पर आपका नेगेटिव आ गया और यहाँ पर आ गया पाई, ठीक है जी। अब दूसरे नेगेटिव को मूव कराइए एक बार, ये लीजिए। अब यहाँ पर इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये नई स्ट्रक्चर क्या बनी, O नेगेटिव, यानी 1 by 1 सारी पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है, ये लीजिए। ये स्ट्रक्चर थी 1, ये थी 2 और ये थी 3। अब आप मुझे सबसे पहले तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, भाई कौन सी स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है और कौन सी कम स्टेबल है। नहीं बता सकते क्योंकि तीनों ही स्ट्रक्चर इक्वली गुड हैं। अगर इक्वली गुड है तो इक्वलेंट स्ट्रक्चर में हमने एक और बात की थी, जो इक्वलेंट स्ट्रक्चर वाली रेजोनेंस होती है वो मोस्ट स्टेबलाइज्ड होती है, यानी उसकी रेजोनेंस एनर्जी हाई होगी। मोस्ट स्टेबिलिटी यानी स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड ज़्यादा नीचे चला गया है और उस वजह से रेजोनेंस एनर्जी भी हाई रहेगी, ठीक है। तो और उसमें बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, एवरेज। तो चलिए, ये सपोज x है, ये सपोज y है, ये सपोज z है। तो x को पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या कह रही है, कितना बॉन्ड ऑर्डर है, यस 2, दूसरी 1, तीसरी 1, तीनों स्ट्रक्चर का मीन कितना आ जाएगा 1.3, इसी तरीके से 1.33, ठीक है ना, 1.33। इसी तरीके से y भी 1.33 रहेगा और z भी 1.33 रहेगा। इक्वलेंट स्ट्रक्चर है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल ही आएंगे और बॉन्ड लेंथ भी इक्वल ही आएगी। क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन इक्वलेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर। नॉन इक्वलेंट स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड ऑर्डर हमने एवरेज से नहीं निकाल सकते हैं। फॉर नॉन इक्वलेंट स्ट्रक्चर द ऑर्डर of bond order or bond length is given by most stable structure। जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है उसी के ऑर्डर को आप आंसर कर दीजिए, ठीक है। फिर भी इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो इसलिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम बहुत बार पहले भी बना चुके हैं, ब्यूटाडाइइन, 1,3 ब्यूटाडाइइन। जल्दी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझसे पहले बनाइए, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाइए, देखते हैं कौन जीतता है पहले, किसकी पहले बनती हैं, जल्दी। वेरी गुड। यहां पर CH2, दिस CH2, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। अब मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या है, फर्स्ट स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल, देन सेकंड एंड थर्ड इक्वलेंट स्ट्रक्चर है। लेकिन अब यहाँ पे इक्वलेंट वाला रूल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे तीनों की एनर्जी बराबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर नॉन इक्वलेंट वाला रूल बनाएंगे। अब अगर आपको क्वेश्चन देखो जी, ये दिया है x, y एंड z, मैं क्वेश्चन बना रही हूँ कि गिव द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है जी, करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट में दे रही हूं, पहला बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर मैंने आपको दिया, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर का ही x इज इक्वल टू 2। थर्ड y इज इक्वल टू 1। फोर्थ x इज इक्वल टू z मोर देन y। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, पहली बात हमने कहा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर जैसी ही अप्रॉक्सीमेटली हमारी फाइनल स्ट्रक्चर दिखेगी, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर इसके जैसी दिखेगी, एग्जैक्ट ऐसी नहीं होगी। अगर एग्जैक्ट होती तो बाकी की जरूरत ही नहीं होती। तो इसका मतलब यहाँ पर x
2 के बराबर है, ये बात तो गलत है जी, बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि बाकी स्ट्रक्चर कहती हैं, ये कह रहा है 2 है, ये 1 1 पूरी बराबर बराबर तो नहीं सुनेंगे, लेकिन कुछ तो सुननी पड़ेगी। कुछ सुनने का मतलब क्या है, x थोड़ा सा छोटा होगा 2 से। ठीक है, अब पहली स्ट्रक्चर y कह रहा है कि 1 है, पहली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम पूरी 100% तो नहीं सुनने वाले, तो एग्जैक्ट 1 तो नहीं होगा। बाकी स्ट्रक्चर इसको बढ़ा रही है बॉन्ड ऑर्डर, तो हम भी 1 से थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देंगे, थोड़ा सा। ठीक है, मीन नहीं लेंगे, एवरेज नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा इंक्रीमेंट मतलब 1.1 या 1.2 मान के चल लो। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू पूछेंगे भी नहीं आपसे, आप बता भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो अब इस हिसाब से आपका ऑर्डर क्या हुआ, z भी सेम है जी, z भी लेस देन 2 रहेगा, z नॉट इक्वल टू 2। इस हिसाब से x और z बराबर और y से छोटा। और अगर मुझे ये तामझाम करना ही ना होता तो सीधा, अगर सिर्फ ये ऑर्डर पूछा होता, ये ऑप्शन ना होती, तो सीधा जो ऑर्डर फर्स्ट मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर दे रही है, पूरी बात तो नहीं मान रहे, लेकिन ऑर्डर तो हम उसी का मान लेंगे। तो x और z बराबर है और y से बड़ा है। बॉन्ड लेंथ होगा तो इसका रिवर्स ऑर्डर हम डाल देंगे। क्लियर है जी? ठीक है, अब यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में क्वेश्चन बनते हैं, और उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक छोटी सी आपको ट्रिक दे रही हूं। दिस इज, ये आपकी एक छोटी सी ट्रिक है, इसको पहले सुनिए फिर मैं क्वेश्चन पर अप्लाई करूंगी। यहां पर हमने हमेशा क्या पढ़ा, जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां डबल हो जाएगा, डबल की तरफ मूव करेगा, जो डबल है सिंगल की तरफ। यानी कि रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड ऑर्डर अगर कम है तो बढ़ जाएंगे, ज्यादा है तो कम हो जाएंगे। इसका मतलब यहां पर हम 2 केस के बारे में बात करेंगे। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 1, देन ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से ये फर्दर क्या होने वाला है, इंक्रीजेस। ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, एट more resonance more increase, more resonance more increase, more resonance more increase। ठीक है जी, more increase। क्लियर? इसको अप्लाई करके बताती हूं अभी मैं आपको। और दूसरा केस उससे बिल्कुल अपोजिट, केस 2, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज मोर देन 2, यानी इज मल्टीपल, 2 3 कुछ भी है, इज मल्टीपल। अगर बॉन्ड ऑर्डर मल्टीपल है तब हम क्या करेंगे, देन ड्यू टू रेजोनेंस bond order decreases and more resonance more decrease। ठीक है जी, जितना रेजोनेंस होगा उतना ही डिक्रीज होगा। क्लियर है? इसको अप्लाई कैसे करना है, ट्रिक तो आपने सीख लीजिए, पर इसको हमें ज़रूरत कहाँ पड़ने वाली है, तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने आपको दिया CO मॉलिक्यूल और दूसरा दिया दिस हेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है जी, और तीसरा मॉलिक्यूल दिया मैंने आपको ये, फोर्थ वन इज this one। और क्वेश्चन है कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड। आपने सिर्फ CO बॉन्ड हाईलाइट करना है, CO बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर देखना है। ठीक है जी, अब ये आपको पता होगा कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यानी बॉन्ड ऑर्डर 3 है, फर्दर रेजोनेंस है नहीं जो ये फर्दर अफेक्ट होगा। यहाँ पर भी कोई रेजोनेंस नहीं है, तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वही का वही रहेगा। अब बॉन्ड ऑर्डर किस में आ रहे हैं, देखो जी, ये मल्टीपल बॉन्ड ऑर्डर, मल्टीपल बॉन्ड है और रेजोनेंस है। रेजोनेंस से मल्टीपल के केस में क्या हो रहा था बेटा, डिक्रीजेस।
तो ये डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन 2 और यहाँ पर भी रेजोनेंस है तो बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन 2। मोर रेजोनेंस किस में है? फोर्थ स्ट्रक्चर में। तो यानी फोर्थ के अंदर सबसे डिक्रीज होगा, फिर थर्ड में डिक्रीज होगा और इसमें 2 है सेकंड में और 1 में 3 है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का आंसर हो गया। लेकिन हमें तो बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछा, हमें तो बॉन्ड लेंथ पूछा है। तो बॉन्ड लेंथ जो होगा उसका अपोजिट आ जाएगा। क्लियर है? तो ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फ्रेम किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं नीट में भी और जेई मेंस या एडवांस में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड कार्बेनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड कार्बेनायन। तो बच्चे स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले कार्बोकेटायन डेफिशिएंसी इज ऑलवेज स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आर या प्लस आई। ठीक है, हमने ये 2 इफेक्ट पढ़े हैं, इन्हीं 2 के हिसाब से हम कर रहे हैं। एक और होता है हाइपर कंजुगेशन, वो जब पढ़ लेंगे तब हम उसके भी कंबाइंड क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। और सी नेगेटिव इज अ बर्डन विड्रॉल से स्टेबल होता है -r या -i। ठीक है, चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के फॉर्म में इस चीज को यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ पे बेंजाइल कार्बोकेटायन, इसका नाम पता होना चाहिए। दैट कार्बोकेटायन इज बेंजाइल कार्बोकेटायन। क्या है? बेंजाइल कार्बोकेटायन। ये क्या है? पैरा क्लोरोबेंजाइल, पैरा नाइट्रोबेंजाइल। और यहाँ पर क्या है? आपका फिनोल हाइड्रोक्सी ग्रुप कहेंगे, क्योंकि फिनोल तो फिर तब कहते हैं जब ये CH2 पॉजिटिव ना लगा होता। तो ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल कार्बोकेटायन। ठीक है जी, नेमिंग इस तरीके से रहेगी इसकी। अब आपने सबसे पहले ये जानिए किसका कौन सा इफेक्ट है। अब क्योंकि ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर हैं, तो अगर ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर हैं तो इनके इफेक्ट्स हम रेजोनेंस के हिसाब से डोमिनेटिंग कहेंगे। क्लोरीन का डोमिनेटिंग -i, नाइट्रो का डोमिनेटिंग -r, OH का डोमिनेटिंग +r। और क्योंकि कार्बोकेटायन है तो +r इज बेटर, तो फोर्थ इज बेटर। विड्रॉल उसको अनस्टेबल कर रहा है, तो इसलिए विड्रॉल तो नहीं है, एटलीस्ट डोनेशन नहीं है तो 1 में, तो 1 इज बेटर। अब -i और -r में से वर्स्ट कौन होगा? -r। तो जो वर्स्ट है वो पीछे जाएगा और सेकेंड वाला बेटर देन थर्ड हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर? यही सेम क्वेश्चन हमने कार्बेनायन में भी बनाना है। कार्बेनायन के लिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है? कार्बेनायन हमने डिस्कस करना है। कार्बेनायन में क्या रहेगा बेटा? हमारा पास विड्रॉल होनी चाहिए। ठीक है ना? क्या होना चाहिए? विड्रॉल होना चाहिए। तो विड्रॉल यहाँ पे -i विड्रॉल हो रहा है, -r विड्रॉल हो रहा है, तो दोनों बेटर होंगे। लेकिन -r रेजोनेंस हमेशा बेटर होता है, डोमिनेटिंग रेजोनेंस। हमने इंडक्टिव में एक बात पढ़ी थी, एनी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कैन ओवरकम दिस इफेक्ट। तो यहाँ पे रेजोनेंस इसको ओवरकम ही कर रहा है। +r यहाँ पे वर्स्ट हो जाएगा, तो ये हमारा बर्डन पहले से ही बहुत था और बढ़ा दिया, तो 4 तो बर्डन बढ़ा रहा है, तो छोड़ दो इसको। तो और फिर उसके बाद फर्स्ट, ताकि कोई बर्डन बढ़ा तो नहीं रहा, कम नहीं कर रहा, तो कम से कम। और 1 and 2 and 3 में से रेजोनेंस इज बेटर एंड देन आपका सेकेंड वन। और दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये आप प्रैक्टिस करेंगे या बता दूं आंसर? चलिए आंसर बात कर ही लेते हैं, है ना? मेटापोजिशन, मेटापोजिशन से -i यस, मेटापोजिशन से सिर्फ -i काम करेगा, रेजोनेंस का नाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब -i सबसे स्ट्रॉन्ग किसका? NO2 का, फिर उसके बाद क्लोरीन का और फिर NH2 का, यानी सबसे वर्स्ट है NO2 थर्ड। फिर उसके बाद कौन सा है? क्लोरीन सेकेंड। फिर उससे वर्स्ट कौन सा है? आपका फोर्थ वन। सबसे बेटर है। थैंक यू वेरी मच।